नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनना भारत की बड़ी कूटनीतिक हार है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आतंक फैलाने वाला देश अब वैश्विक मंच पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। उन्होंने मोदी और जयशंकर पर विदेश नीति में विफल रहने का आरोप लगाया। विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। पार्टी ने इसे भारत की कूटनीतिक विफलता बताया और सवाल उठाया कि पाकिस्तान जैसे देश जो खुद आतंकवाद फैलाने में शामिल है, उसे वैश्विक मंच पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिल गई। दरअसल पाकिस्तान ने मंगलवार को घोषणा की कि वह जुलाई महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा। पाकिस्तान जनवरी 2025 से सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य। इसके अलावा पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 8 बजे 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। पीएम की इन्हीं 5 देशों की यात्रा को लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर 5 देशों की यात्रा को लेकर बड़ी टिप्पणी की। संजय राउत ने पीएम मोदी की यात्रा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत में कब रहते, वो तो दौरे पर ही रहते हैं, उनके पास और यात्रा मंत्रालय भी होना चाहिए। संजय राउत ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ट्रेवल और टूरिज्म का राजदूत बन जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मन की बात में कि हमारे भारत की जनता को कौन से देश में जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से होटल में रहना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि मोदी जी देश में है कहाँ। महाराष्ट्र में 3 महीने 1000 किसानों की आत्महत्या हो गई है। यह मोदी जी को मालूम है। अब तक पहलगाम हत्या के जो हत्यारे है उसको हम भूल नहीं पा रहे। क्या यह मोदी जी को पता है। संजय राउत ने इस दौरान पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तक पहलगाम हत्या के जो हत्यारे हैं उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव आयोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं वहां विपक्ष को आयोग से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की यह रवैया संविधान का उल्लंघन है और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद चुनाव आयोग को पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग कर रहे छात्रों पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पटना कॉलेज से छात्रों का प्रदर्शन सुबह शुरू हुआ था। सभी सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने उसने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग पर रोक लिया था। डाक बंगला चौराहे पर छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझाया लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। बारिश के बीच में छात्र डटे रहे। शाम करीब 5 बजे के आसपास पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। मौके पर वाटर कैनन की गाड़ियां भी मंगवाई गई। इस दौरान छात्रों ने बीजेपी के सांसद की गाड़ी के सामने नारेबाजी भी की। राज्य के अलग अलग जिलों से स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे। 5 जून को भी छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार की पिटाई कर दी है। दुकानदार ने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। इसके जवाब में कार्यकर्ता उससे कहते हैं कि महाराष्ट्र इसलिए आप मराठी बोलना ही होगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने काशी मीरा थाने में एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वीडियो में एमएनएस के कई कार्यकर्ता दुकानदार को घेरकर उससे बहस करते हुए दिख रहे हैं। एक सदस्य दुकानदार से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा कि मराठी क्यों बोलनी चाहिए, जब तुम्हें परेशानी थी तब तुम एमएनएस ऑफिस आए थे। जी हाँ, किस तरह से हमने अपनी भाषाओं में, अपने राज्य की सीमाओं में, धर्म में
पूरे देश में किस तरह से ये बवाल अब आए दिन देखने को मिलता है। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का पहला दिन है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। पहले सेशन में भारतीय टीम ने पहली पारी में 1 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर क्रीज पर है। दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप हो चुकी है। केएल राहुल 2 रन को क्रिस वोक्स ने बोल्ड कर दिया। उनके ओवर में जायसवाल नायर एलबीडब्ल्यू होने से बच गए। भारतीय पारी के 11वें ओवर में करुण नायर एलबीडब्ल्यू होने से बच गए। क्रिस वोक्स की चौथी बॉल यशस्वी के पैड पर लगी। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रहने वाले को नोटिस भेज दिया गया है। इस नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का ही समय दिया गया है। उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा में मकान खाली नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद विभाग स्वयं कब्जा खाली करा लेगा। उधर नोटिस मिलने के बाद से इन 8000 मकानों में बसे लोगों को छत छीनने का डर सताने लगा है। उनका कहना है कि वह पिछले करीब 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, चुनाव में वोट भी करते हैं। अगर सरकार घर छीन लेगी तो वे कहाँ जाएंगे। नेहरू कॉलोनी में रहने वालों ने बताया कि पिछले करीब 50 सालों से उनका परिवार यहाँ पर रहता है। प्रशासन ने उनको यहाँ पर बिजली कनेक्शन दिया है, पानी के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगाया, उनका राशन कार्ड भी बनाया गया। वो अपने घर का टैक्स तक भर रहे हैं। प्रशासन को अगर उनके घर तोड़ नहीं थे तो उस समय उनको बसने क्यों दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। बांग्ला अखबार द डेली स्टार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने आज ये सजा सुनाई। आईटीसी ने हसीना और एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल के बीच हुई फोन बातचीत की जांच करने के बाद ये फैसला सुनाया। यह बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कई अखबारों ने भी इसे छापा था। इस कथित ऑडियो क्लिप में शेख हसीना को ये कहते सुना गया कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज है, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद शेख हसीना ने पद छोड़ दिया था और उसके तुरंत बाद भारत आ गई थी। अदालत ने ऑडियो क्लिप में शेख हसीना की बातों को बहुत गंभीर माना और कहा कि यह बयान अदालत का अपमान करने और न्याय को कमजोर करने की कोशिश है। बातचीत में शामिल बुलबुल को भी 2 महीने जेल की सजा दी गई है। न्यायाधिकरण ने कहा कि सजा तभी लागू होगी जब हसीना और बुलबुल अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगे या उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। अगर सजा लागू होती है तो दोनों को गैर कठोर यानी हल्की जेल की सजा भुगतनी होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।